फिल्म की शुरुआत में एक पुल पर कुछ रिपोर्टर और पुलिस वाले खड़े हैं। वे एक लड़के को पैराग्लाइडिंग करते हुए देख रहे हैं। लड़का अचानक बेहोश हो जाता है और पुल की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि वह एक लड़की को गिराने की कोशिश कर रहा है और लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है। फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर दौड़ते हुए वहां आता है और दोनों को पकड़ लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर लड़की से पूछता है कि उस लड़के ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम एक पहाड़ी स्टेशन पर एक पुलिस स्टेशन देखते हैं। वहां विद्या ज्योति नाम की एक नई इंस्पेक्टर है। वह अपने साथी से बात कर रही होती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। बड़े साहब उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए उसे इसकी आदत डालनी होगी। वह बताते हैं कि विद्या ज्योति इतनी ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं कि वह कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। इस फिल्म में विद्या ज्योति की ईमानदारी की वजह से उसके सीनियर्स उसे अलग अलग पुलिस स्टेशनों पर भेजते रहते हैं। एक दिन उसके सीनियर उसे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर भेजते हैं, जो उसे पसंद नहीं है। विद्या को यह बात अच्छी तरह से पता है। फिर विद्या के पास एक कॉल आता है। कॉल में बताया जाता है कि एक घर में घरेलू हिंसा हुई है। एक लड़की को उसके पति ने मारा है। कांस्टेबल कहते हैं, मैडम आप नहीं जाएंगी? अक्सर औरतें शिकायत नहीं करती और कहती हैं कि उनके पति कुछ नहीं करते। लेकिन विद्या कहती है, हमें अपनी ड्यूटी करनी होगी, हमें जरूर जाना चाहिए। विद्या उस घर में जाती है और दरवाजा खोलती है। वहां सोमिया नाम की लड़की और उसकी दादी खड़ी होती हैं। जब विद्या पूछती है कि क्या हुआ, तो सोमिया कहती है, कुछ नहीं हुआ, शायद पड़ोसी ने कॉल कर दिया होगा। जब विद्या पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी, तो सोमिया कहती है, मैं अलमारी से टकरा गई थी, और दरवाजा बंद कर देती है। वह बहुत डरी हुई लग रही होती है। फिर एक दिन सुबह कांस्टेबल विद्या के घर आते हैं और कहते हैं कि मैडम स्टेशन जाने का समय हो चुका है, जबकि विद्या अपना खाना पैक कर रही होती है। कांस्टेबल और विद्या की बातचीत से हमें पता चलता है कि विद्या एक बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर है। वह नियमों का सख्ती से पालन करती है। उसने अपने भाई को भी जेल में डाल दिया था क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। विद्या को यह आदत अपने पापा से लगी है, जो एक जज थे, और उसकी मम्मी एक वकील हैं। विद्या के पास भी वकील की डिग्री है, जिसे वह अपने कमरे में सजा कर रखती है। लेकिन पेशे से वह पुलिस ऑफिसर है। वह चाहती तो किसी का केस भी लड़ सकती थी, लेकिन फिलहाल वह सिंगल है। उसकी सगाई हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने मंगेतर पर गुस्से में मटका फोड़ दिया था क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ गलत बातें पता चली थीं। एक दिन कांस्टेबल कहता है, मैडम पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर कुछ बवाल हुआ है, हमें जाना चाहिए, सर ने भी कहा है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक औरत पैराग्लाइडिंग करने वालों के साथ झगड़ रही होती है। पुलिस अंदर जाने से पहले ध्रुव नाम का एक आदमी आता है, जो किसी हीरो की तरह दिखता है। वह पहले उस लड़की को शांत करता है और सब कुछ ठीक कर देता है। कांस्टेबल बताता है कि जिस घर से शिकायत आई थी वह इसी ध्रुव का घर है और उसकी पत्नी पर घरेलू हिंसा हुई थी। यह सुनकर विद्या सोचती है कि उसे इस मामले की जांच करनी चाहिए और वह ध्रुव के काम की जगह पर जाती है, जहां वह सोमिया को ढूंढने लगती है। तभी सोमिया वहां आती है और पूछती है, मैडम आपको क्या चाहिए? थोड़ी देर बाद एक और लड़की आती है जो हूबहू सोमिया की तरह दिखती है। ये देखकर विद्या चौंक जाती है। फिर वह बाहर जाती है और देखती है कि उनकी दादी खड़ी हैं। दादी बताती हैं कि ये जुड़वा बहनें हैं। फिर दादी विद्या को अकेले बुलाती हैं और कहती हैं, मैंने उस दिन आपको कॉल किया था। मुझे डर है कि ध्रुव सोमिया को मार देगा। वह शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि वह अपनी बहन से हारना नहीं चाहती और अपने परिवार को बचाना चाहती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दादी बताती हैं कि कई साल पहले जब वे छोटी थीं, तब उनके घर में एक मेड आई थी। वह मेड दोनों बच्चियों की देखभाल करने लगी। कुछ दिनों में ही उसने उन्हें अपना लिया। उनकी माँ के साथ दोनों बहनों का बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन उनके पिता हमेशा शराब पीते रहते थे। सोमिया बहुत डरी हुई रहती थी, जबकि शैली सीधी और स्पष्ट थी। दोनों बहनें केवल 10 साल की थीं जब उनकी माँ का निधन हो गया। सोमिया थोड़ी कमजोर थी और उसे हमेशा माँ कहकर बुलाया करती थी, जबकि शैली उसे माँ जी कहती थी। दादी को इन दोनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी क्योंकि उनके पिता शराब में डूबे रहते थे और मां के मरने के बाद उनका ध्यान बच्चों पर नहीं था। सोमिया थोड़ी कमजोर थी और उसे दवाई और इन्हेलर लेना पड़ता था,
इसलिए उसकी देखभाल करने में दादी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसकी बहन शैली को यह पसंद नहीं था। वह कहती थी कि सोमिया नाटक कर रही है और उसे कोई अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब जुड़वा बहनें होती हैं तो अक्सर उनमें झगड़े होते हैं। उनके पिता ने शैली को हॉस्टल में भर्ती कर दिया। उस दिन से शैली सोमिया पर गुस्सा थी और उसने कहा, मैं तुझे देख लूंगी। मैं हॉस्टल जा रही हूं, लेकिन मैं कभी तुझे जीतने नहीं दूंगी। शैली घर छोड़कर हॉस्टल चली गई। कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन शैली हॉस्टल से छुट्टी पर भी घर नहीं आई। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई और पढ़ाई करने लगी। अब वह एक दुकान में काम करने लगी और नए पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर रोज जाती थी। एक दिन जब वह वहां फोटो खींच रही थी, उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई। ध्रुव बहुत हैंडसम और आत्मविश्वासी था। वह सोमिया से मीठी बातें करने लगा और बोला, तुम यहां बैठकर बादल क्यों देख रही हो? तुम बादल को छू सकती हो। मुझ पर भरोसा करो। सोमिया ने ध्रुव पर भरोसा किया और पैराग्लाइडिंग के लिए मान गई। दोनों ने मिलकर पैराग्लाइडिंग की और इस दौरान सोमिया को अपने बचपन की यादें आने लगीं। सोमिया को याद आता है कि कैसे वह अपनी माँ और बहन के साथ बादलों को देखा करती थी। वह रोने लगती है, लेकिन जब वह नीचे उतरती है तो ध्रुव को देखकर उसे धन्यवाद देती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बादलों में जाएगी और उन्हें छू पाएगी। धीरे धीरे सोमिया और ध्रुव का रिश्ता बढ़ने लगा। वे एक साथ समय बिताने लगे, लेकिन सोमिया को आगे बढ़ने में डर लगता था। वह इतनी सीधी नहीं थी, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन सोमिया ध्रुव को अपने शॉप पर लाती है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और सोमिया बहुत खुश है। तभी एक गाड़ी आती है और उसमें से शैली उतरती है। शैली भी सोमिया की तरह दिखती है, क्योंकि वे जुड़वा बहनें हैं। शैली आते ही सबके साथ अच्छे से बातें करने लगती है। वह बहुत सीधी और आधुनिक कपड़े पहने हुए होती है। ध्रुव उसे देखकर थोड़ा आकर्षित होता है और उनके बीच बातचीत होती है, जिससे सोमिया मायूस हो जाती है। शैली अपनी बहन से ध्रुव के बारे में पूछती है और कहती है, वह थोड़ा मेरे टाइप का है, मुझे उसका परिचय करा दो। हम दोनों अच्छे लगेंगे। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं है? सोमिया कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वह शांत और प्राइवेट लड़की है, लेकिन उसे समझ में आ गया है कि अब शैली वापस आ गई है। वह जानती है कि शैली ध्रुव को अपनी ओर खींच लेगी, और ऐसा ही होता है। ध्रुव और शैली एक साथ पैराग्लाइडिंग करने लगते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। सोमिया दूर से सब कुछ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। वह अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर पाती और खुद को समझा लेती है कि ध्रुव अब उसकी बहन शैली के साथ है। फिर एक दिन ध्रुव एक टूरिज्म मिनिस्टर के साथ अपने घर के बाहर बातचीत कर रहा होता है। उन्हें 500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर साइन करने हैं। अंदर एक पार्टी चल रही होती है, जिसे शैली ने आयोजित किया था। वह पार्टी में म्यूजिक और ड्रिंक्स का मजा ले रही होती है। ध्रुव जब अंदर जाता है तो शैली उसके करीब आ जाती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। यह सब देखकर मंत्री कहता है, हम ये मीटिंग अभी नहीं करेंगे, और वहां से चला जाता है। ध्रुव उस स्थिति में शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन शैली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस मुस्कुराती रहती है। सोमिया देख रही होती है कि कैसे ध्रुव और शैली एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर दादी 2 ड्रिंक्स लेकर आती हैं और ध्रुव से कहती हैं, तुमने गलत तो नहीं चुना? इस पर ध्रुव सोचने लगता है कि उसे किसे चुनना चाहिए, शैली या सोमिया। ध्रुव एक दिन शराब पीकर बैठा होता है और उसकी आंखें लाल होती हैं। तभी उसके पिता फोन करते हैं और गालियां देते हैं। वे कहते हैं, तूने 500 करोड़ की डील कैंसिल कर दी। क्या तूने कभी मेहनत से पैसे कमाए हैं? अब तू लड़कियों के पीछे भाग रहा है। तेरी माँ ने सही कहा था। तुझे किसी अच्छे लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। ध्रुव को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। वह फोन काट देता है। अगली सुबह ध्रुव पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर होता है। सोमिया आती है और कहती है, शैली कल रात से नशे में है। आज सुबह भी नहीं उठी। मैंने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की। फिर वह ध्रुव से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ पैराग्लाइडिंग पर चलोगे? ध्रुव हाँ कहता है। जब वे आसमान में होते हैं तो ध्रुव सोमिया से कहता है, मैं कहीं और भागना नहीं चाहता। मुझे बस तुम चाहिए जो मेरा घर संभाले। मुझे ज्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है।
सोमिया इस बात पर सहमत हो जाती है और खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह ध्रुव की दूसरी पसंद है। जब सोमिया ध्रुव से सच्चा प्यार करती है, तो दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी ओर, शैली इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह कहती है, तुम मुझसे शादी मत करो, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम मेरी बहन से शादी कर रहे हो। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मैं कभी भी उससे हार नहीं सकती। फिर ध्रुव और सोमिया की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ हम शैली को देखते हैं, जो बार में शराब पी रही होती है। जब परिवार की फोटो खींचने की बारी आती है, तो वह हूबहू सोमिया की तरह कपड़े पहनकर ध्रुव के बगल में खड़ी हो जाती है। इससे किसी को यह समझ नहीं आता कि असली पत्नी कौन है। शैली चाहती थी कि उसकी बहन की शादीशुदा जिंदगी को वह खराब कर दे, और इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार थी। वह पहले रात को सोमिया बनकर घरेलू हिंसा शादी के कितने दिन बाद शुरू हुई। दादी बताती हैं, 2-3 महीने बाद ही शुरू हो गया था। सोमिया अपने ससुराल में आ चुकी थी और शैली भी इस बहाने से वहां आई थी कि उनका घर रिनोवेट हो रहा है। अब शैली सोमिया के ससुराल में रह रही है और ध्रुव के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। शैली सिर्फ अपनी बहन की शादी को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती है। विद्या कहती है, जब तक शैली अपने पति के बारे में शिकायत नहीं करेगी कि वह उसे मारता है, तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। दादी विद्या को सलाह देती हैं कि अगर कभी सौम्या पर अत्याचार हो, तो तुरंत उसकी वीडियो या फोटो बना लेना। यह सब सबूत होगा। फिर हम देखते हैं कि एक रात मंत्री खाना खा रहा होता है। सौम्या ने खाना बनाया था, लेकिन उसमें शायद बहुत मिर्च डाल दी थी। जब मंत्री खाना खाता है, तो वह उसे थूक देता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर फिर कभी खाना खाने नहीं आऊंगा। ध्रुव को यह सुनकर गुस्सा आता है। ध्रुव किचन में जाकर सौम्या का बाल पकड़ लेता है और उसे गालियां देता है। वह मंत्री को बाहर छोड़ने जाता है और धमकी देता है कि मैं तुझे बाद में देखूंगा। अगले दिन दादी और सौम्या डॉक्टर के पास जाती हैं। बाहर विद्या उनसे पूछती है, तुम शिकायत क्यों नहीं करती? लेकिन सौम्या कहती है, मैं गिर गई थी, इसलिए मुझे चोट लगी। उस दिन बाद में सौम्या और ध्रुव पुलिस स्टेशन जाते हैं। ध्रुव चिल्लाकर अपने सीनियर के बारे में पूछता है। विद्या जब अपने केबिन में जाती है, तो शैली उसे धमकी देती है। वह कहती है, तुम क्यों हमारे परिवार के मामलों में पड़ रहे हो? कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई है। वह खुद बता रही है। तुम्हारे टेबल पर हमारे परिवार के बारे में सब कुछ क्यों लिखा है? जब सीनियर्स आते हैं, तो शैली उन्हें भी धमकी देती है कि उनके पापा के बारे में सबको पता होना चाहिए और उन्हें परिवार के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उस रात सौम्या किचन में खाना बना रही होती है। ध्रुव पीछे से आता है और उसके साथ करीब आने की कोशिश करता है। इस दौरान सौम्या कहती है, मुझे बच्चे चाहिए, जिससे ध्रुव को गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, फिर से तुमने नाटक शुरू कर दिया, और उसे धकेल देता है। फिर वह गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह मांझी शैली से कहती हैं, सौम्या को समझाओ कि वह क्यों सहती है। वह पुलिस को सब कुछ क्यों नहीं बताती। शैली जवाब देती है, वह नाटक कर रही है, उसे कोई नहीं मारता। देखो, ध्रुव के साथ वह कितनी खुश है। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव सौम्या से माफी मांगता है और सौम्या उसे माफ कर देती है। मांझी शैली से कहती हैं, तू क्यों नहीं चली जाती? तुम इन दोनों की जिंदगी और खराब कर रही हो। शैली जवाब देती है, ध्रुव ही मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। शैली और मांझी बाजार में सामान खरीदने गई थीं, जबकि सोमिया और ध्रुव घर में अकेले थे। सोमिया को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि ध्रुव ने फिर से माफी मांग ली थी। लेकिन ध्रुव फिर से बच्चों की बात उठाता है और कहता है, मुझे बच्चे चाहिए, हमें परिवार शुरू करना चाहिए। ध्रुव कहता है, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहता हूं, बच्चों के लिए मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में थोड़ा आगे सोचो और गोल एम्बिशन बनाओ। मैंने गलत बहन को चुना है। यह सुनकर सोमिया गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हें घरेलू लड़की चाहिए थी, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। मेरे लिए मेरी एम्बिशन बहुत स्पष्ट है, लेकिन तुम तो सिर्फ पापा के पैसे पर बिजनेस चला रहे हो। इस पर ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है। वह सोमिया को मारता है और उसे सीढ़ियों से गिरा देता है। सोमिया की हालत बहुत खराब हो जाती है।
फिर ध्रुव आता है और कहता है, तुम मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो? तुम्हें पता है कि गुस्से में मैं क्या कर देता हूं। इसके बाद वह घर से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोमिया खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपनी सफाई करती है। सोमिया अपने दाग धब्बे छुपाने के लिए मेकअप करती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद घर लौटती है। इस दौरान इंस्पेक्टर विद्या सब कुछ देख रही होती हैं। विद्या अपने कांस्टेबल से कहती है, ध्रुव के पुराने केस खोलो और देखो कि उसके पिता ने कितने केस छुपाए हैं। दूसरी तरफ मांझी ध्रुव को चेतावनी देती हैं, अगर तुम मेरी बेटी को हाथ लगाओगे तो मैं खुद पुलिस में जाऊंगी। ध्रुव आराम से जवाब देता है, वह तो मानसिक रूप से बीमार है। मैं पुलिस को बता दूंगा कि वह डिप्रेशन की मरीज है। फिर हम देखते हैं कि सोमिया अपनी मां की तस्वीर साफ कर रही होती है। शैली जब उसकी हालत देखती है तो उसे आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि सोमिया नाटक कर रही है। वह चाबी लेकर चली जाती है। उसके बाद ध्रुव शैली से बातें करने लगता है। सोमिया सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। ध्रुव कहता है, मुझे विद्या को थोड़ी धमकी देनी पड़ेगी। और फिर वह विद्या को धमकी देने जाता है। इंस्पेक्टर विद्या ने ध्रुव को चेतावनी दी कि वह उसके घर पर आकर धमकी न दे। ध्रुव गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठता है, जहां उसे शैली मिलती है। ध्रुव कहता है, मुझे तुम्हारी पागल बहन से बचाओ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वह खुद को चोट पहुंचाती है और फिर मुझ पर आरोप लगाती है। ध्रुव शैली के कंधे पर सिर रखकर रोता है और शैली उसे सांत्वना देती है। इस सब कुछ को इंस्पेक्टर विद्या दूर से देख रही होती है। ध्रुव और सौम्या को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां सौम्या कहती है कि उसके पति ने उसके साथ कुछ नहीं किया, ये एक हादसा था। सौम्या यह भी बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन ध्रुव को इस बारे में कुछ नहीं पता था। स्थिति को देखते हुए ध्रुव भी हाँ में सिर हिलाता है। उस रात ध्रुव सौम्या का धन्यवाद करता है और कहता है कि वह आगे से कुछ गलत नहीं करेगा। सौम्या कहती है, हम नई शुरुआत करेंगे, कल हम फिर से पैराग्लाइडिंग के लिए जाएंगे। ध्रुव भी मान जाता है। अगले दिन होली की पार्टी होती है, जहां ध्रुव फिर से शैली के करीब जाने लगता है। सोमिया सब कुछ देख रही होती है। सोमिया ध्रुव को बुलाती है और पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर जाने के लिए कहती है। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये पहले ही बताया जा चुका है। मूवी की शुरुआत में एक कपल था, जिसमें पति पत्नी पैराग्लाइडिंग करते समय गिरने की कोशिश कर रहे थे। वह कपल कोई और नहीं बल्कि सोमिया और ध्रुव थे। पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर शैली, मांझी और इंस्पेक्टर विद्या भी पहुंच जाती हैं। वहां सभी लोग वीडियो बना रहे होते हैं। वीडियो देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि ध्रुव सोमिया को मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस स्टेशन में जाकर सोमिया सब कुछ सच सच बता देती है। वह कहती है कि ध्रुव ने उसका हार्नेस खोल दिया था। इस पर ध्रुव जेल से चिल्लाता है कि यह सब झूठ है। कुछ समय बाद ध्रुव के पिता आते हैं। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं और किसी भी वकील को खरीद सकते हैं। फिर फैसला होता है कि विद्या खुद इस केस को लड़ेगी ताकि ध्रुव को सजा मिले। क्योंकि पूरा वीडियो प्रूफ है, केस कोर्ट में जाना तय था। विद्या कोर्ट में सोमिया के साथ होती है और सच बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन ध्रुव ये कहता है कि सोमिया मानसिक रूप से बीमार है और वह दवाई लेती है। विद्या कहती है, अगर सोमिया मानसिक बीमार है तो जिन्होंने वीडियो बनाया है वह झूठा नहीं हो सकता। तुमने कहा था कि होली के दिन सोमिया तुम्हें पैराग्लाइडिंग के लिए ले गई थी और उसने ही हार्नेस खोला। अगर उसे ऊंचाई से डर लगता है तो वह अपने हार्नेस को कैसे खोलेगी? सभी सबूतों को देखते हुए ध्रुव के खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का केस बनता है। ध्रुव को 13 साल की सजा होती है। केस सॉल्व हो जाता है और सभी लोग विद्या को बधाई देते हैं। लेकिन विद्या को लगता है कि यह बहुत आसान था, जैसे किसी ने सारी कड़ियां उसके हाथ में रख दी हों। विद्या और सबूतों की तलाश करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ छूट गया है। दूसरी ओर मांझी शैली से बात कर रही होती हैं। शैली कहती है, मैंने जो कुछ भी किया, क्या वह सही था? मांझी जवाब देती हैं, तूने जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। तुम दोनों बहनें हो, अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरी जरूर उसके साथ रहेगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सोमिया अपनी मां की फोटो साफ कर रही थी। शैली चाबी लेकर जा रही थी और पीछे मुड़कर देखती है। सोमिया खुद को चोट पहुंचा रही होती है और कहती है, ये मेरी गलती है कि मेरी मां मरी। मैं भी मारी जाऊंगी क्योंकि ध्रुव को कोई सजा नहीं मिलेगी।
कोई भी सच नहीं बोलेगा। लेकिन मेरे बाद मेरे 2 बच्चों का क्या होगा? शैली और सौम्या को लगता है कि ध्रुव की वजह से सौम्या की मानसिक हालत खराब हो रही है। शैली जानती है कि ध्रुव सौम्या को बहुत पीटता है, इसलिए वह अपनी बहन की मदद करने का फैसला करती है। जब विद्या को कोई सबूत नहीं मिलता तो वह ध्रुव से मिलने जाती है। विद्या ध्रुव से पूछती है, क्या तुम होली पार्टी के बाद सीधे पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर गए थे? ध्रुव सोचता है और कहता है, हाँ, मुझे थोड़ी इन्हेलर चाहिए थी, इसलिए हम दुकान गए थे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरे वकील तुमसे बात करेंगे। मैं जरूर छूट जाऊंगा। यह सुनकर विद्या को समझ में आने लगता है कि मामला क्या है। जब इन्हेलर लेने के लिए गाड़ी रुकी थी, तब सोमिया गाड़ी से बाहर निकलकर दुकान में गई थी। लेकिन दुकान से बाहर आती है शैली, जो हूबहू सोमिया की तरह मेकअप किए हुए थी। उसे ऊंचाई से डर नहीं था, इसलिए जब हार्नेस खोला गया तो उसे कोई डर नहीं लगा। फिर विद्या को पता चलता है कि दोनों ने एक साथ बाथरूम में जाकर कपड़े बदले थे। इस वजह से सबको लगा कि यह शैली है और यह सोमिया। दोनों ने मेडिकल टेस्ट भी कराया और दोनों का रिपोर्ट साफ आया। किसी को भी कुछ शक नहीं हुआ। विद्या यह सब सुनकर हंसती है और कहती है कि यह एक मास्टर प्लान था। शैली और सौम्या को लगता है कि सौम्या की मानसिक हालत खराब हो रही है और यह सब ध्रुव की वजह से हो रहा है। शैली जानती है कि ध्रुव सौम्या को बहुत पीटता है, इसलिए वह अपनी बहन की मदद करने का फैसला करती है। जब विद्या को कोई सबूत नहीं मिलता तो वह ध्रुव से मिलने जाती है। विद्या ध्रुव से पूछती है, क्या तुम होली पार्टी के बाद सीधे पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर गए थे? ध्रुव सोचते हुए कहता है, हाँ, मुझे इन्हेलर चाहिए था, इसलिए हम दुकान गए थे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरे वकील तुमसे बात करेंगे। मैं जरूर छूट जाऊंगा। यह सुनकर विद्या को समझ में आने लगता है कि मामला क्या है। जब गाड़ी इन्हेलर लेने के लिए रुकी थी, तब सोमिया गाड़ी से बाहर निकलकर दुकान में गई थी। लेकिन दुकान से बाहर आती है शैली, जो हूबहू सोमिया की तरह मेकअप किए हुए थी। उसे ऊंचाई से डर नहीं था, इसलिए जब हार्नेस खोला गया तो उसे कोई डर नहीं लगा। विद्या को पता चलता है कि दोनों ने बाथरूम में जाकर कपड़े बदले थे। इस वजह से सबको लगा कि यह शैली है और यह सोमिया। दोनों ने मेडिकल टेस्ट भी कराया और रिपोर्ट साफ आई। विद्या यह सब सुनकर हंसती है और कहती है कि यह एक मास्टर प्लान था। माँ को लगातार मार पड़ती रही और वह मेकअप से सब कुछ छुपाती रही। एक दिन माँ पर इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने अपनी जान दे दी। वह मर गईं और हम सब रोते रहे। फिर चाचू ने हमें सिखाया कि पुलिस के सामने कुछ मत बोलना। मैंने और मेरी बहन शैली ने कुछ नहीं कहा। हम तीनों ही माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। आज जब मेरे साथ यह सब हुआ तो मुझे हिम्मत मिली कि मैं इसके बारे में बोलूं। यह आसान नहीं है, क्योंकि समाज में औरतों को अपनी बात कहने में डर लगता है। लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है, और मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी। इसलिए मैंने माफ़ कर दिया था और सोचा था कि जो प्यार करता है उसे ऐसा करने का हक है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं गलत थी। सोमिया यह सब कुछ जज को नहीं, बल्कि विद्या को बता रही थी, क्योंकि विद्या ही सबूत पेश करने वाली थी। विद्या ने जब यह सब सुना तो उसने सबूत पेश नहीं किया। उसे समझ में आया कि नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन जो नियम हैं वे सिर्फ कुछ लोगों के लिए होते हैं जिनके पास पावर है। इस मूवी का अंत कुछ सामाजिक संदेश के साथ होता है। उम्मीद है कि आपको यह समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।